तीन जादुई दोस्त। एक गांव में किशन, नरेंद्र और शिव नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। आज भोर को जब वो तीनों चले जा रहे थे, तब गणपत नाम का एक शख्स कहता है, इतने भोर सवेर को गांधी जी के 3 बंदरों की टोली कहाँ की सवारी करने जा रही है? अरे काम दाम तो है नहीं निकम्मों को, दिन भर धरती मैया को रौंदते फिरेंगे नल्ले ने ठल्ले कहीं के। लोगों की जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी उन तीनों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान थी। तुम तीनों ने अफीम खा ली है क्या? हम सब तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और तुम सब हंसी के फुहारे बरसा रहे हो। जाने किस मिट्टी से बने ये तीनों नमूने हैं? इतने कड़वे बोल कोई हमको सुनाता ना तो हम कब के जमीन में धंस गए होते। हाँ, अपनों की बातों का भला क्या बुरा मानना। हम तीनों अनाथ हैं। ये गांव हमारे लिए 4 धाम और यहाँ के निवासी ही हमारा परिवार है। फिर तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ एक तपस्वी जंगल के बीचों बीच बेहोश अवस्था में पड़ा होता है। वो फुर्ती से उसके पास आकर उसे देखते हैं। लगता है सूरज की तपिश के चलते ये बेहोश हो गए हैं। तीनों मिलकर तपस्वी को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लाकर घंटों उसकी देखरेख करते हैं। तभी तपस्वी होश में आते हुए पानी की मांग करता है। पानी, पानी। किशन झटपट से दौड़कर उनके खातिर झरने से पानी भर लाता है और तपस्वी को पानी पिलाता है। बाबा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धूप की धधकती ज्वलन के चलते मैं मूर्छित हो गया था। मैंने कई राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, मगर किसी ने मेरी दशा पर ध्यान नहीं दिया। जाने क्यों आज संसार केवल अपना स्वार्थ साधना जानता है, मगर वो आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करना चाहता। इंसानियत हर पल के साथ मिट रही है। वो तीनों एकाएक तपस्वी को अपना परिचय बताते हैं कि तपस्वी अचानक से एक सुशोभित देवता में बदल जाते हैं और उनके इर्द गिर्द चमक प्रकाशित होती है। तीनों दोस्त सूझबूझ के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो तपस्वी का भेष एक छल था। मैं ब्रह्मा का दूत हूं, जिसे पृथ्वी का भ्रमण करने को भेजा गया था। तुम तीनों बेहद ही भले मानव हो, इसलिए अब तक जो तुम्हारे हाथ लोगों से मांग करने को आगे बढ़ते थे, आज के बाद वो उनकी जरूरतों को पूरा करने को उठेंगे। तुम तीनों इसी क्षण जादुई पुरुष में बदल जाओगे और तुम अपने मुख से सोना, पैसा और भोजन बरसाओगे। जाओ और अपने जादुई शक्तियों से पुरुषार्थ करो। तथास्तु। दूध की ओझल होते ही तीनों एक दूसरे के अक्ष को निहार कर कहते हैं, क्या सचमुच हम तीनों जादुई दोस्त बन चुके हैं? अगर सचमुच हमारे अंदर जादू विद्यमान है तो इसी क्षण हमको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। शिव के शब्द खत्म होते ही उसका मुंह खुल जाता है और वहाँ तरह तरह के खाने कतार में आ जाते हैं। अरे, शिव तो सचमुच में जादुई पुरुष बन चुका है, तभी तो एक ही पल में इतना सारा पका पकाया भोजन मिल गया। तीनों जादुई दोस्त साथ मिलकर भोजन करके गांव लौट कर आते हैं। पैसों के अभाव से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। मैं सबसे पहले अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ के हालात बदलना चाहता हूँ, मगर हमको इसकी खातिर मुखिया जी की मंजूरी की जरूरत होगी। तीनों उसी पल मुखिया के घर आ धमकते हैं, जहाँ मुखिया कहता है, क्या बात है, आज तुम तीनों यहाँ? मुखिया जी, हम तीनों दोस्त गांव के बदलाव के सिलसिले में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। हम तीनों मिलकर गांव की सड़क, जल व्यवस्था, सुलभ शौचालय इत्यादि का निर्माण करना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया ठहाके मारते हुए कहता है, तुम बदलोगे गांव को, हैं? अपनी फटीचर जिंदगी बदलने के लिए एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है और गांव बदलने की बात करते हो, हैं? शायद आप हमारे परिचय से वाकिफ नहीं हैं। ठहरिए। तीनों दोस्त एक साथ एक मंत्र का जाप करते हैं। माया जालारंभ पुरुषार्थ कुर्वः वेशभूषा परिवर्तन कुर्वान्ति। मंत्र के शब्द रुकते ही चारों ओर तेज चमक निकलने के 3 जादुई दोस्त में बदलकर मुंह खोलकर सोना, पैसा और भांति भांति के खाने बरसाते हैं। क्यों मुखिया जी, हम दोस्तों के जादुई चलचित्र को देख चौंक कर रह गए ना आप? अरे, मैं धनीराम इसी क्षण तुम्हें गांव के बदलाव की मंजूरी देता हूँ। जाओ, बदलाव करो।
अब हम तीनों दोस्त गांव की बदतर हालात को बेहतर बना देंगे। अगले दिन से गांव के एक नई ढांचे की नींव का काम शुरू होता है। गांव में हुए नए बदलावों को देख सभी उनकी वाहवाही करते हुए कहते हैं, तुम तीनों जादुई दोस्तों ने मिलकर गांव की काया पलट कर रख दी। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें निकम्मा, नकारा, न जाने क्या क्या कहा, मगर तुमने इस गांव का हित किया। हमारे दिल में आप सभी को लेकर कोई मलाल नहीं, क्योंकि हम आपको दिल से परिवार मानते हैं। फिर एक रोज तीनों दोस्त सैर पर निकलते हुए बातें करते हैं। इंसान के जीवन में कलेश का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है। क्यों ना हम तीनों दोस्त अपने जादुई शक्ति के वरदान से लोगों की सहायता करें। मगर ये सब कुछ हमको अपने जादुई अस्तित्व को छुपाकर अंजाम देना होगा। चलो हम किसी गुप्त स्थान पर चलकर अपनी शक्ति से मदद मांगते हैं। तीनों दोस्त एक सुनसान वीरान जगह पर आकर अपने जादुई अवतार में आकर कहते हैं, ऐ मेरे जादुई अवतार, मुझे ढेर सारा भोजन दो। ऐ मेरे जादुई यक्ष, मुझे बेशुमार सोना दो। और मुझे बेशुमार पैसे दो। उसी पल वो जादुई रोशनी से भरकर सोना, पैसा और भोजन की भरमार करते हुए उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। तभी उनके कदम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी के पास आकर रुकते हैं। साहेब, इस भिखारी को भोजन दे दो। ये किस तबके के लोग हैं जो पत्थर की मूर्ति के प्रति रुझान रखते हैं, मगर जीते जागते इंसान को खाना नहीं दे सकते। वो तीनों अपना अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, ये लो भाई खाना। मेरी ओर से ये कुछ पैसे रखो, और मेरी ओर से एक सोने का सिक्का रखो। इसे तुम कोई भी छोटा मोटा कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हो और अपनी जीवनी को बदल सकते हो। उनकी अथाह मदद देख भिखारी के आंखों में खुशी के बादल उमड़ते हुए आंसू का रूप धर के बरस पड़ते हैं। अरे बरसों से ये सीढ़ियां ही हम भिखारियों का घर है। लोगों ने कभी भी हम भिखारियों को भोजन से बढ़कर और कुछ न दिया, मगर आप सभी संबंधी न होते हुए भी इतनी भरसक मदद के साथ हम भिखारी समूह को बेशकीमती प्रेरणा दे रहे हैं। हम सिर्फ गरीबों के जीवन को जड़ से मजबूत करने की एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। जादुई दोस्त की मदद से भिखारी गरीबी के धसे दलदल से निकल पाते हैं। तीनों दोस्त देर रात घर लौट कर आते हैं और सवेरे फिर मदद के लिए निकल पड़ते हैं और कई सारे जरूरतमंद और राहगीरों की मदद करते हैं। हमने सभी की मदद कर दी, सिवाय एक के। ऐसा कौन शेष रह गया जिसकी मदद करने में हम जादुई दोस्तों के हाथ पीछे छूट गए हैं? वो जगह जहां हमारे जैसे यतीम अनाथ रहते हैं। हमारे पास तो ये जादुई शक्तियां हैं, मगर उनकी खातिर जीवन अभी कठिन होगा। तीनों एक साथ अनाथ आश्रम में दस्तक देते हैं, जहां उनकी भेंट आश्रम के केयरटेकर से होती है। जी नमस्ते, शारदा निकेतन अनाथ आश्रम में आपका स्वागत है। वो दरअसल हम ये कि गरीब अनाथ बच्चों की मदद की खातिर आए हैं। मगर आप तीनों तो छुज्जी झूठ हैं। क्या हम भीतर आके बात कर सकते हैं? वो तीनों भीतर आते हुए कहते हैं, बच्चे हम तीनों जादूगर हैं जो तुम्हें जादू दिखाएंगे। तीनों दोस्त उस पल जादुई अवतार में आकर बच्चों के सामने खूब सारा खाना, सोना और पैसा बरसाते हैं। दरअसल हम तीनों दोस्तों को जादुई होने का वरदान मिला है, जिससे हम गरीब, बेसहारा और अनाथों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप तीनों अपनी जादू का बेहतर रीति से सदुपयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए धन से हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों का भाग्य चमक उठेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमने अपने आसपास की सभी की जरूरत पूरी कर दी, मगर अपने जादू का खुद पर जरा भी प्रयोग नहीं किया। नहीं किया तो अब सही। अंत में तीनों दोस्त जादुई शक्तियों का स्मरण करके खुद के खातिर एक खूबसूरत घर तैयार करके एक साथ रहने लगते हैं। अरे बहू, क्या कर रही है? अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? अरे सुबह के 12 बज रहे हैं और कब तक सोती रहेगी? चल जल्दी से उठ जा, घर का सारा काम पड़ा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? माँ जी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। ओहो, महारानी को अभी आराम भी करना है। अगर मुझे 1 घंटे के अंदर घर का सारा काम नहीं मिला तो तू अपना सोच लियो, समझी तू? आराध्या संगीता की ये बात सुनकर रोने लगती है और बुखार में भी वो घर की सफाई करने के लिए उठ जाती है। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। काश कि आज मेरी शादी न हुई होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती। आराध्या रसोई में खाना बना रही थी
तभी उसकी सास सुमित्रा उसके पास आती है और कहती है, अरे बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम पकौड़े तलकर तेल से बाहर निकाले गए हो। माँ जी, 2 साल बाद अनुराग जी अमेरिका से वापस लौट रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। जब वो आएंगे तो इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहू, तू बहुत प्यारी है। मेरे तो भाग्य खुल गए जब से तू मेरे घर में आई है। और देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा बनारसी साड़ी है। आज इसे ही पहनना तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। जा जा, अब इमोशनल ड्रामा मत कर, नहीं तो मुझे अत्याचारी सास बनना पड़ेगा। तभी घर का टेलीफोन बजने लगता है, जिसके बाद सुमित्रा फोन उठाने के लिए जाती है। जैसे ही सुमित्रा फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन के दूसरी तरफ से एक नर्स सुमित्रा से कहती है, क्या आप अनुराग जी के घर से बात कर रहे हो? दरअसल मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस फ्लाइट से अनुराग जी वापस इंडिया आ रहे थे, वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। कृपया डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाइए। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे ये सब आराध्या देखती है, वो अपनी सास सुमित्रा से कहती है, माँ जी, संभाले खुद को, आप रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? सुमित्रा आराध्या से कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुमित्रा आराध्या को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जैसे ही मुर्दा घर के अंदर सुमित्रा आराध्या को लेकर पहुंचती है, वहां अनुराग की डेड बॉडी एक वेंटिलेटर पर पड़ी होती है, जिसे देखते ही आराध्या पागलों की तरह रोने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप लौट कर वापस आओगे। अनुराग जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उठ जाइए। मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहू, संभालो खुद को, अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी उठेंगे और मुझसे बात करेंगे। मैं जानती हूँ ये मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही है। आराध्या पागलों की तरह करने लगती है। सुमित्रा उसे बहुत ज्यादा समझाती है, जिसके बाद सुमित्रा अनुराग का अंतिम संस्कार करवा देती है। लेकिन अनुराग के जाने के बाद आराध्या बिल्कुल टूट जाती है। अब वो एक जिंदा लाश की तरह जीने लगती है, जिसे किसी भी बात की खबर नहीं होती। ये सब देखकर सुमित्रा अपने पति दामोदर से कहती है, ऐसे ही चलता रहा तो बेचारी आराध्या मर जाएगी। हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। मेरा एक दोस्त है सर्वेश, वो बहुत अमीर है और उसका बेटा इंडिया में ही अपना बिजनेस करता है। अगर हम अपनी बहू आराध्या की शादी उसके बेटे से करवा दें तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी और खुशहाल जीवन जीने लगेगी। सुमित्रा इस बात से सहमत होती है, जिसके बाद सुमित्रा आराध्या से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। लेकिन आराध्या अपनी सास सुमित्रा से कहती है, माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? ऊपर वाले ने मुझसे मेरे अनुराग जी तो छीन लिए, अब आप मुझसे उनकी यादें भी छीनना चाहती हो? मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में अनुराग जी की बहुत सारी यादें हैं। बेटी, जो चला गया उसके पीछे अपना जीवन व्यर्थ मत कर। मैं तुझे बहू नहीं बेटी मानती हूँ, इसीलिए तेरे आगे का सोच रही हूँ। तू बहुत सुंदर है और इतनी भरी जवानी में अपनी सुंदरता को खराब मत कर। मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कर दे। सुमित्रा आराध्या को बहुत समझाती है, जिसके बाद आराध्या न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वो मोहित से आराध्या का रिश्ता कर देते हैं। मोहित बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत अमीर भी था, लेकिन वो आराध्या से उम्र में कुछ साल छोटा था। पर उसके माता पिता ने सुमित्रा और दामोदर से पूरे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी
और बेचारों ने आराध्या को एक खुशहाल जीवन देने के लिए उनकी डिमांड को पूरा किया और शादी वाले दिन उन्होंने मोहित के माता पिता को 10 लाख रुपए दे दिए। वहीं फेरे लेते समय आराध्या अनुराग को याद करते हुए रोने लगती है। कुछ ही देर बाद शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा संगीता से कहती है, संगीता जी, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी के समान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे अच्छे से समझोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर आराध्या मेरी भी बेटी ही है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, आराध्या को कभी भी आप लोगों की याद नहीं आएगी। ये कहकर संगीता आराध्या को ले जाती है। कुछ दिनों तक आराध्या थोड़ी खुश रहती है, लेकिन धीरे धीरे संगीता अपने रंग ढंग दिखाने लगती है और छोटी मोटी बातों पर आराध्या को जलील करने लगती है। कान खोल कर सुन ले बहू, आज रात हमारे घर पर फंक्शन है। मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और सुन, क्या ये कॉटन की साड़ी पहनती रहती है? थोड़ी अच्छी और महंगी साड़ी पहन, ताकि उन्हें लगे कि तू हमारे खानदान की बहू है। लेकिन माँ जी, ये तो नई साड़ी है, आज सुबह ही मैंने निकाली है। बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो कहा है उसे कर। ये कहकर संगीता वहां से चली जाती है और जैसे जैसे रात होती है घर पर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आराध्या उस घर की बहू तो थी, लेकिन किसी नौकरानी से कम नहीं थी और इसी वजह से पूरी पार्टी में वो मेहमानों को खाना सर्व कर रही थी। लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसल गया और सारा खाना एक किशन नाम के लड़के के ऊपर गिर गया। अरे, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। कोई खूबसूरत लड़की ऐसा जानबूझकर भी नहीं कर सकती। माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। किशन आराध्या की आंखों में देखता ही रह जाता है और उसे आराध्या से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। आराध्या भी किशन की बातों को सुनकर उसे देखती रह जाती है कि तभी वहां संगीता आती है और उन दोनों को देख लेती है। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, संगीता आराध्या से पूछती है, कितनी बड़ी बदचलन है तू। पार्टी में लड़का मिला नहीं और उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हो? संगीता मोहित को भी भड़का देती है, जिसके बाद मोहित भी गुस्से से संगीता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो वहीं नीचे गिर जाती है। उसी समय किशन सुमित्रा और दामोदर के साथ उनके घर पहुंच जाता है। जब सुमित्रा और दामोदर आराध्या की हालत देखते हैं तो वो बहुत अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद आराध्या उन्हें अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसको सुनकर किशन और दामोदर तुरंत पुलिस कॉल करते हैं और सुमित्रा के पूरे परिवार को जेल में बंद करवा देते हैं। अब किशन आराध्या को बहुत सपोर्ट करता है, जिसके बाद आराध्या भी किशन को पसंद करने लगती है और कुछ ही समय में वो दोनों एक दूसरे से शादी करके खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वहीं सुमित्रा और दामोदर आराध्या को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। नाटी और लंबी बेटी की शादी। मनमोहन अपनी बेटियों अमृता और सुष्मिता से बेहद प्यार करता था, पर लीला मन ही मन बेहद परेशान रहा करती थी। सांझ होते थका हारा मनमोहन घर लौट कर आता है। लीला, अरे एक गिलास पानी लाना। ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या बात है लीला, तुम्हारे माथे पर ये चिंता की शिकन क्यों है? सब कुछ जानते हुए अनजान मत बनो आप। जानते हो कि मैं हमारे भविष्य को लेकर परेशान हूँ। देखो लीला, मैं हरगिज तुम्हारे जिद के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं कौन सा खजाना मांग रही हूँ, एक औलाद ही तो मांग रही हूँ। हमारी बेटियां एक दिन अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर कौन बनेगा हमारे बुढ़ापे की लाठी? तुम कल की चिंता में आज क्यों व्यर्थ कर रही हो? ईश्वर हमें चलते फिरते उठा लेगा। नजर उठाकर अपने गांव में देखो, किसका बेटा अपने बूढ़े लाचार माँ बाप के साथ खड़ा है। देखो जी, बात मत घुमाओ, मुझे एक बेटे की आस है। लीला, मेरी खातिर इस महंगाई भरी दौड़ में अपनी दोनों बेटियों को उच्चतम शिक्षा देना जरूरी है। फिर मेरे लिए मेरी बिटिया बेटों से जरा भी कम नहीं, समझी? दोनों के बीच संतान को लेकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तभी उनकी नन्ही बेटियां दौड़ते हुए आकर पिता से चिपट जाती हैं, जिसे देख दोनों चुप्पी साध लेते हैं। पिताजी, पता है आज पूरे कक्षा में मेरे खातिर तालियां बजी। पिताजी, आज टीचर ने मुझे टेस्ट पेपर में 10 में से 10 नंबर दिए।
ये सुनकर मनमोहन फूले नहीं समाता और मुस्कुराकर कहता है, शाबाश शाबाश मेरी बच्चियों, खूब बढ़ो और तरक्की करो। गुजरते समय के साथ मोहन की दोनों बेटियां 16 बरस की हो जाती हैं, मगर उम्र के साथ दोनों के कद में बड़ा फर्क आता दिखाई पड़ता है। सुनो जी, आपको नहीं लगता कि हमारी दोनों बेटियों के कद में फर्क आता जा रहा है? तुम भी ना लीला, खामखा परेशान हो रही हो, तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। मनमोहन लीला की बात टालते हुए उन्हें स्कूल छोड़ने चल पड़ता है। तभी गांव में रहने वाली कादम्बरी ताने भरे लहजे में कहती है, अरे ये मेरी आंखें चौंधी आ गई हैं कि मैं सही देख रही हूँ। बड़ी बहन बौनी और छोटी बहन देवदार जैसी लंबी चौड़ी दिखाई पड़ रही है। मनमोहन कादम्बरी की बोली को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, जहां प्रकाश कहता है, अरे मनमोहन, ये तुम्हारी दोनों बिटिया के कद में इतना अंतराल काहे दिखत है? एक बिटिया ताड़ के जैसन लंबा खंबा और दूजी बैंगन के बौने पौधे जैसन नाटी। बेटियों को लंबे नाटे की व्यंग्यता का पात्र बनता देख मनमोहन अपनी बेटियों की सूरत निहार कर कहता है, मेरी राजकुमारियों, अपने पिता की बात को ध्यान से सुनना। जमाना सिर्फ आगे बढ़ते हुए लोगों के बीच रोड़ा बनते हैं, मगर तुम्हें इन सभी दकियानूसी बात को नकार कर कामयाबी के शिखर पर चढ़ना है। तुम दोनों का लंबा और नाटा कद बिल्कुल अंबर धरा के जैसे है। दोनों भले ही एक दूसरे को छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर कहती हैं, हम दोनों बहनों के बीच के प्यार को कोई भी कम नहीं कर सकता है। गुजरते समय के साथ दोनों बहनों का स्कूल समाप्त होता है। उन्हें हर दिन अपने लंबे नाटे कद के चलते गांव के लोगों की जली कटी बातों को सुनना पड़ता, जिसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। खूब पढ़ो और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ो मेरी रानी बिटिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। अरे जिस उम्र में बेटियों को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देना चाहिए, तुम उन्हें और पढ़ने की आशीर्वाद दे रहे हो। इनके नाटे और लंबे कद के चलते घर आया रिश्ता भी लौट जाता है। बड़ी बहन बित्ते भर की रह गई और छोटी बहन खजूर के पेड़ के जैसी बेहिसाब बढ़ती जा रही है। मेरी चिंता किसी को नजर ही नहीं आती। माँ, दुनिया हमारे लंबे नाटे कद को लेकर क्या सोचती है, उससे हम बहनों को फर्क नहीं पड़ता। दोनों बहनें पिता की सीख को दिमाग में बैठाकर कॉलेज रवाना होती हैं। तभी सांझ होते ही मनमोहन गांव में बैठे झुंड के बीच में आकर कहता है, अरे क्या चल रहा है भाई? अरे तुम्हारी ही लंबी नाटी बेटियों के चर्चे चल रहे हैं। उनकी उम्र की सभी बेटियों के ब्याह हो गए, बस तुम्हारी ही बेबाक बेटियां गांव की जमीन रौंद कर छोरों के साथ पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। अरे का पता पढ़ाई करत है कि गुलछर्रे उड़ावत है। ससुरी बेटी जात को इतना चूट निकबात नहीं है। जीवन भर गांव के सीने पर मूंग दली हैं। लोगों के कड़वे बोल मनमोहन को अंदर तक झंझोर देते हैं, जिसके बाद वो लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचकर रात भर गहरी सोच सोचते हुए सदा के लिए आंखें मूंद लेता है। पिताजी उठिए ना, पिताजी बस कीजिए, ये आंख में चौली, उठिए ना, आपको आपकी बेटियों का वास्ता। अरे करम जलियो, तुम्हारे चलते मेरा सुहाग उजड़ गया। तुम्हारे लंबे और नाटे कद के लिए इन्होंने तुम्हारा हिम्मत घटने नहीं दिया, लेकिन खुद जिंदगी से हार गए। पिता के देहांत के बाद उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। दोनों बहनें नौकरी की तलाश में दर दर भटकती हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। जिस अनपढ़ता के चलते हमने पिताजी को खोया, हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। हमें इस गांव को साक्षर करना होगा, जिससे पैसे भी आएंगे और गांव में बदलाव भी। दोनों बहनें हौसला बांध के गांव के चबूतरे पर खड़ी होकर कहती हैं, देखिए, हम दोनों बहनों का आप तमाम औरतों से दरखास्त है कि अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को भी शिक्षित कराएं, क्योंकि समाज में उनका औधा बढ़ेगा। आहा, औधे की बात कही भी तो किसने, जो खुद 3 फुटिया है। अरे ओ नाटी, ई बकैती बंद करके अपना कद बढ़ा, समझी? वैसे कादम्बरी काकी, आप तो पूरे 6 फुट की हैं। आपने इतने कद से कौन सा झंडा गाड़ लिया? सिर्फ ब्याह किया, बच्चे पैदा किए
और बेटियों के किशोरी होते ही उन्हें बेच आए लोभियों के हाथ। ज्यादा बड़बोली ना बन, लंबी खंबी। देख, ये तेरे सामने खड़ी मेरी बेटी एकदम खुश है। माँ, आपने जांच पड़ताल करके बड़े घर में मेरी शादी कराई, जहां मेरा जीवन नौकरानी से बढ़कर नहीं। मुझे सांस भी उनकी मर्जी से लेना पड़ता है। जीती जागती मूर्ति बनकर रह गई आपकी बेटी। ये सुनकर सभी का सिर झुक जाता है और कादम्बरी पछतावा जाहिर करती हुई बोल पड़ती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने बिना तेरी राय के अपनी जिद तुझ पर थोप दी। लड़की का अस्तित्व कद से नहीं काकी, उसकी साक्षरता से होता है, ताकि वो सही गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। अब से हम सभी की बिटिया तुमसे कोचिंग लेंगी। दोनों बहनें गांव की तमाम लड़कियों को पढ़ाती हैं, जिससे आए 4 पैसे से उनका घर बार आसानी से चलने लगता है। फिर लंबी नाटी बहनों की जी तोड़ लगन उन्हें न सिर्फ अपने गांव बल्कि उनके शिक्षा के स्तर की खातिर जगह जगह मशहूर करा देता है। देख चुटकी, हमने पिताजी के हौसले से अपने बीच के लंबे नाटे के खाई को भरकर एक परिभाषा कायम कर दी। दोनों बहनें पूरे गांव के सामने खुश होती हैं। तभी लंबी सुष्मिता अपने कदमों पर बैठकर अपनी नाटी बहन के गले लगकर खुशी जाहिर करती है। बेटिया, हम सभी ने तुम्हारे नाटे लंबे कद को लेके हमेशा तुम्हारे उत्साह को कम किया, हमको माफ करना। मेरी बच्चियों, अपनी माँ के उस दिन के कड़वे बोली को माफ कर देना। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा घर बसाने की जिम्मेदारी हमारी। दोनों बहनों की बड़ी तरक्की को देखकर उनकी खातिर कई रिश्ते आते हैं। एक रोज 2 भाइयों का रिश्ता उनके घर आता है। मैं हूँ राजेश और ये मेरा छोटा भाई रूप। हम आप दोनों बहनों से शादी करना चाहते हैं, अगर आपको मंजूर हो तो। दोनों बहनों को पहली नजर में वो पसंद आ जाते हैं, जिसके बाद लीला अपनी लंबी नाटी बेटियों का गठबंधन करती है। पूरा गांव मिलकर उन्हें बधाई देता है और विदाई देता है। सदा सुहागन रहो मेरी बच्चियों। आज तुम्हारे पिताजी जहाँ से भी तुम्हें देख रहे होंगे, वो फक्र महसूस कर रहे होंगे। ये गांव रूढ़िवादी सोच के दलदल में डूबा था, जिसे तुमने बाहर निकाला है। सदा खुश रहो। इस तरह अंत में लंबी नाटी बहनें देवरानी जिठानी बनकर हंसी खुशी अपनी गृहस्थी की शुरुआत करती हैं और रूढ़िवादी गांव से लड़कियों के प्रति जो सोच थी उसको बदलती हैं। जादुई हीरे का घर और पेड़। ये कहानी है लक्ष्मीपुर गांव की, जहां रिहान धनी राम सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। वो दिन रात मेहनत करता था और बदले में उसे रूखी सूखी रोटी ही मिलती थी। धनी राम खुद कुछ काम नहीं करता था, पर रिहान से हद से ज्यादा काम करवाता था। गाय को घास डालना और उसके बाद खेत से चारा लेकर आना। सारा दिन इधर उधर बस रिहान काम ही करता था और धनी राम कुछ भी काम नहीं करता था। सेठ, मैं इतना काम करता हूँ और उसके बाद भी मुझे ताने ही सुनने को मिलते हैं। अगर मैं कहीं और इतना काम करता तो बहुत अमीर हो जाता। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाता है। वैसे भी जितना काम तू करता है उसके बदले तो तुझे कोई एक रोटी भी ना दे। चल अब चुपचाप जाकर काम कर। रिहान और सेठ धनीराम की ये बात उसका दूसरा नौकर सुन लेता है, तो वो सेठ से कहता है, सेठ जी, आप सच में कमाल हो। आपने रिहान के बाप की सारी संपत्ति छीनकर उसे अपना नौकर बना लिया। क्या दिमाग पाया है आपने, और उसे जिंदगी भर के लिए गुलाम भी बना लिया। अरे इसका बाप पागल था, पागल। मुझे समझ ही नहीं पाया कि मैं उसकी जायदाद हड़पना चाहता हूँ, और मैंने चालाकी से सारी जायदाद अपने नाम करा ली और अब मैं मजे से रहता हूँ। वरना एक समय था जब मुझे इसके बाप की गुलामी करनी पड़ती थी। साहब, सच में तुम बहुत तेज हो। दूसरी तरफ रिहान उदास बैठा अपने मन में कहता है, पता नहीं ये धनीराम मुझसे क्या चाहता है। पूरा दिन इतना काम करने के बाद भी मुझे ताने देता है। मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए और काम करना चाहिए, जिससे मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकूं। रिहान बैठकर रो रहा था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? दादी, मैं एक सेठ के यहाँ पर इतना काम करता हूँ, फिर भी सेठ मुझे ताने ही देता है। अरे बेटा, वो कोई सेठ नहीं है, बल्कि उसने तेरे बाप की संपत्ति पर कब्जा किया था। पहले तेरे पिता एक बहुत सच्चे और ईमानदार सेठ थे, लेकिन धनीराम उसका नौकर था, जो बहुत तेज था। उसने बड़ी ही चालाकी से
साहब को फंसा लिया और लोगों के कहने पर तुझे गोद ले लिया, क्योंकि साहब मर चुके थे। आप क्या बोल रही हैं दादी? इसका मतलब वो सारी संपत्ति मेरी है जिस पर सेठ अपना अधिकार जताता है? हाँ बेटा, उस पर तेरा ही अधिकार है। दादी, तो मुझे अपनी पूरी संपत्ति वापस लेनी है और साथ ही उस पाखंडी सेठ से बदला भी लेना है। अरे बेटा, सेठ इतनी आसानी से तुम्हें कुछ नहीं देगा। दादी, मैं सेठ से सब संपत्ति वापस ही लेकर रहूंगा। रिहान इतना कहकर वापस सेठ के पास चला जाता है और उनसे बोलता है, सेठ, ये संपत्ति मेरे पिता की है, मुझे वापस लौटा दो। अच्छा, तेरे पिता की संपत्ति? ठीक है, मैं तुझे दे देता हूँ। रुक, अभी सारे पेपर लेकर आता हूँ। तभी सेठ अपने दूसरे नौकर को इशारा करता है और रिहान को दबोच लेता है और रिहान की बहुत पिटाई करता है। फिर उससे कहता है, बस यही संपत्ति थी तेरे बाप की, जा ले जा और निकल यहाँ से। तू मुझ पर बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं है, भाग यहाँ से। रिहान अपने पिता की पेटी लेकर रोता हुआ चला जाता है और जंगल में झोपड़ी बना लेता है। वो फिर उस पेटी को खोलकर देखता है तो उसमें बस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। ये सब क्या है? मेरे पिताजी ने पत्थर उठाकर क्यों रख रखे थे? अब मैं इनका क्या करूँगा? फिर रिहान गुस्से में एक पत्थर को पेड़ पर मारता है। पत्थर टूट जाता है और उसमें से हीरा निकलता है। रिहान उठकर हीरे को देखता है और उसे हाथ में उठा लेता है। अरे ये क्या? इन पत्थरों के अंदर तो हीरे हैं। चलो मैं इस हीरे को जमीन में छुपा देता हूँ, बाकी के हीरे गांव से बाहर जाकर बेच दूंगा। फिर रिहान वो हीरे जमीन में दबाकर सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि जहाँ उसने हीरे को दबाया था वहाँ पर एक पेड़ निकल आया है, जिसे देखकर रिहान बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या? मेरे हीरो से हीरे का पेड़ बन गया? ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शाम को देखते ही देखते पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और जादुई हीरे के पेड़ पर बहुत सारे हीरे लटके हुए होते हैं। ये तो सच में जादू जैसा है, लेकिन ये हुआ कैसे? फिर रिहान सारे पत्थरों को तोड़कर हीरे निकाल लेता है और उनको जमीन में दबा देता है। अगले दिन हीरे के बहुत सारे जादुई पेड़ हो जाते हैं और ये देखकर रिहान बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि एक पेड़ पर कोई भी हीरा नहीं था। फिर रिहान उस पेड़ के पास जाकर बोलता है, बाकी सभी पेड़ पर तो हीरे लगे हुए हैं, पर तुम पर कोई हीरा क्यों नहीं है? फिर जादुई पेड़ रिहान को बोलता है, ये सब जादुई पेड़ मेरे ही थे और मैं इन सब का मालिक हूँ। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरी मदद की थी, जिससे मैंने उनको ये हीरे दिए थे और वो तुम्हारी तरह एक ही दिन में बहुत अमीर हो गए। फिर धनी राम ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया और चुपके से उनका कत्ल कर दिया और पूरी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। पर मुझे तो हीरे की जगह हीरे के पत्थर मिले हैं। हाँ, मेरे सामने जादुई पेड़ किसी गलत हाथ में ना चला जाए, इसीलिए मैंने अपने पेड़ को फिर से पत्थर बनाकर तुम्हारे पिता की पेटी में कैद कर दिया था। धनी राम ने जादुई हीरे के पेड़ों को बहुत खोजा, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। आज ये पेड़ तुम्हें विरासत में मिले हैं और अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पिता की अच्छाई का परिणाम तुम्हें मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई हीरे के पेड़। फिर रिहान को अचानक अमीर होते देखकर धनी राम चिंतित हो गया। उसे उसका किया सब कुछ याद आ गया कि कैसे रिहान के पिता अमीर हुए थे और कैसे उसने उसका कत्ल किया था। फिर वो अपने नौकर से बात करता है, देखो, जैसे हमने रिहान के पिता को मार दिया था, ऐसे ही रिहान को भी मारना होगा, वरना वो हमारी सारी बातें सबको बता देगा और हमें गांव वाले गांव से निकाल देंगे। फिर वो लोग रात में रिहान को मारने उसके घर जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि रिहान की झोपड़ी एक हीरे का घर बन चुकी थी, जिसमें सारी चीजें हीरे की थीं। ये देखकर सेठ बोलता है, बेटा तो बाप से भी आगे निकल गया, इसने तो पूरा हीरे का महल ही बना लिया। मुझे ये हीरे का घर भी चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तभी सेठ का एक आदमी बोलता है, जैसे कि पिता को जादुई हीरे के पेड़ ने अमीर बनाया था, ऐसे ही इसे भी जादुई हीरे के पेड़ ने हीरे का घर दिया होगा। क्यों ना हम
पेड़ को ही उखाड़ लें। तुम सही बोलते हो, चलो इन जादुई हीरे के पेड़ों के पास चलो। लेकिन जैसे ही धनीराम हीरे के पेड़ के पास जाता है तो उसकी शाखाएं धनीराम को पकड़कर हवा में लटका देती हैं और जादुई हीरे का पेड़ उससे कहता है, धनीराम, तुम बहुत लालची हो। तुमने लालच के मारे अपने ही मालिक को मार दिया और उसके बेटे को एक मजदूर से भी बुरी जिंदगी जीने को दी। तुझे इसकी सजा मैं ही दूंगा। तेरे लालच का अंत मैं करूंगा। फिर जादुई हीरे का पेड़ ये कहकर अपनी शाखाओं से धनीराम का गला दबाने लगता है, जिससे धनीराम मर जाता है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद रिहान अपने जादुई हीरे के घर में खुशी खुशी रहता है और दूर दूर से लोग उसके हीरे के घर को देखने आते हैं। रिहान भी अपने बाप की तरह बहुत ही दयालु स्वभाव का था और हमेशा लोगों की मदद करता था। अपने जादुई हीरे के पेड़ से रिहान सबकी मदद करता है। सास बहू के प्याज की खेती। मिर्जापुर गांव में लीला देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके घर के हालात कुछ खास नहीं थे। सालों पुराना एक गुमटी था जिसमें कुल 4 जन रहते थे। उनके पति प्रीतम, मनोहर बटाईदार के तौर पर अमीर जमींदारों की खेती पर खेती बाड़ी किया करते थे। प्रीतम के बापू, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। आज जमींदार से कुछ पैसे मांग लाना। अरे भगवान, मैंने कई बार जमींदार के आगे हाथ फैलाया, लेकिन फसल की कटाई से पहले उसने 1 भी रुपया देने से साफ इनकार कर दिया है। और लीला की बहू सरगुन कहती है, माँ जी, अब ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। तो और क्या करूं बहू, इस महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना दूभर हो गया है। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंचती है और किवाड़ पर खड़ी सरगुन बोलती है, माँ जी, दोपहर के 2:15 होने को आ गए। ये दोनों अब तक लौटे क्यों नहीं? बहू किस मुंह से आएंगे? वो भी घर के बदहाली से भली भांति वाकिफ हैं, इसलिए दोपहर के भोजन के लिए आए नहीं। लीला अपने घर को निहारती हुई बेबस और असहाय महसूस करते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। लगता है ईश्वर ने सारी बदहाली कंगाली हमारे ही भाग्य में लिख डाला है। माँ जी, आंसू बहाना कठिनाइयों का हल नहीं है। वैसे घर का कामकाज खत्म करने के बाद हम सारा दिन तो खाली ही हैं। क्यों ना हम भी कुछ छोटा मोटा काम करें? लेकिन इस गांव देहात में तो कोई फैक्ट्री भी नहीं जहां हम मजदूरी कर सकें। माँ जी, दूसरों की चाकरी करने से भला हम अपना कोई व्यवसाय करें। लेकिन बहू, जिसके झोली में एक खोटा सिक्का भी ना हो, वो क्या करेंगे? अचानक ही सरगुन की नजर घर के खिड़की से बाहर उगे प्याज के नन्हे पौधे पर जाती है। मिल गया रास्ता। दोनों झोपड़ी के पीछे कूड़े के खत्तों के पास आती हैं। बहू बौरा गई है क्या? तू मुझे यहाँ कचरे के ढेर के पास क्यों लाई? माँ जी, मैंने सोच लिया है कि हम प्याज की खेती करेंगे। ये देखिए, परसों ही मैंने सड़े गले प्याज को यहाँ फेंका था, लेकिन आज ये पौधा बनकर खड़ा है। जब ये नन्हा पौधा बरसात तूफान की मार झेल सकता है तो हम क्यों नहीं? जीवन सुख दुख का संगम है, हमें एक बार खतरा मोल लेना ही होगा। पर हम प्याज की खेती के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? दोनों सास बहू उसी पल गांव के जमींदार के पास पहुंचती हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों हंसों के जोड़े को मुझसे क्या काम पड़ गया? सरपंच जी, हमें आपसे कुछ उधार चाहिए, क्योंकि हम प्याज की खेती करना चाहती हैं। अरे, खेती बाड़ी की जानकारी है तुम सास बहू के पास? बड़ी चली हैं किसानी करने। जाओ और जाकर चूल्हा चौका करो, समझी? देखिए जमींदार काका, अगर आप हमें उधार नहीं देंगे तो इसमें घाटा आपका होगा। अरे रुको रुको, मैं तुम्हें कर्ज यहाँ तक कि अपनी खाली जमीन भी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी प्याज की पहली फसल मुझसे बेचनी होगी, और अगर फसल खराब हुई तो एक एक पाई में तुम्हारी गुमटी बेचकर वसूल लूंगा। जमींदार से पैसे लेकर सास बहू बाजार से प्याज के फसल की सामग्री लिए खेत पर आती है। माँ जी, प्याज की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है और प्याज की खेती में पानी की खपत भी कम लगती है। इतना तो तेरी सास को भी जानकारी है। दोनों सास बहू हल चलाकर बंजर पड़े खेत की जुताई करती हैं और क्यारी बनाकर प्याज के पौधों की रोपाई करती हैं। बहू, हमारी मेहनत रंग तो लाएगी ना? माँ जी, भरोसा रखिए, हमारी प्याज की फसल एकदम उन्नत होगी। परिश्रम ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। समय गुजरता है, जिसके साथ प्याज के पौधे बड़े हो जाते हैं। सास बहू ये देख बेहद खुश होती है। अरे बहू, देख तो,
2 हफ्तों में ही हमारी प्याज की फसल कैसे लहरा रही है। माँ जी, इस प्याज की फसल के बेहतर पैदावार के लिए हमें इनकी क्यारियों में खाद डालना होगा, लेकिन सारे पैसे तो हमने प्याज की खेती में ही झोंक दिए हैं। अब हम खाद कहाँ से लाएंगे? माँ जी, मैंने चूल्हे की राख को बटोर कर रखा है, वो खाद का काम करेगी। दोनों सास बहू चूल्हे की राख को बोरियों में भरकर खेत पर ले आती हैं और प्याज की क्यारियों में बिखेर देती हैं और हर दिन अच्छी तरह से प्याज की फसल की देखभाल करती हैं। तकरीबन 2 महीने बाद उनकी प्याज की फसल एकदम तैयार हो जाती है। देखिए माँ जी, हमारी मेहनत रंग ले आई। अब सिर्फ हमें प्याज की फसल की सावधानी से मिट्टी से अलग करना है। इसलिए तो मैं पूरे 20 बोरियां लेकर आई हूँ। 3-4 क्विंटल प्याज तो कम से कम निकल ही जाएगा। दोनों सास बहू सावधानी के साथ प्याज की फसल को खेत से अलग करके उन्हें बोरियों में भरती हैं और जमींदार को देती हैं। जमींदार काका, शर्त के मुताबिक हम प्याज की पहली फसल आपको दे रहे हैं। बाजार भाव के हिसाब से इन प्याज से आपका कर्जा खत्म भी हो गया और हमारा आपके पास हमारा बकाया भी निकलता है। वो पैसे आप हमें दे दीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। प्याज की पहली फसल से न सिर्फ वो जमींदार का कर्जा चुकाती हैं, बल्कि मिले पैसों से अपने घर में अनाज की भरपाई भी करती हैं और बचे हुए चंद पैसे से एक बार फिर प्याज की फसल उगाती हैं। अरे भाग्यवान, घर में इतना सारा अनाज कहाँ से भरा? अब प्रीतम के बापू, मैंने और बहुरिया ने आपसे छिपकर प्याज की खेती शुरू की थी। पिताजी, हम आप दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसीलिए हमने सफलता से पहले आपको बताना सही नहीं समझा। बहू, अगर संघर्ष करना जानते हो तो अपने काबिलियत पर भरोसा रखना भी सीखो। आप दोनों ने अपनी बेहतर सोच से न सिर्फ आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि तमाम औरतों के लिए एक मिसाल भी कायम कर दिया है। अब से हम भी आपकी इस प्याज की खेती में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। इस तरह अब वो चारों 2 भागों में बंटकर 1-1 एकड़ के खेतों में प्याज की फसल उगाकर उन्हें ट्रैक्टर पर लादकर बेचने पहुंचते हैं। माँ, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं। इतने सुंदर लाल चमकदार प्याज को हमने अपने हाथों से उगाया है। आ जाओ भाइयों बहनों और लो ताजे ताजे प्याज। उनको ऐसे आवाज लगाता देख ट्रैक्टर वाला कहता है, अरे भाई जी, इतनी दबी आवाज में ग्राहकों को बुलाओगे तो इस ट्रैक्टर के प्याज बेचन में महीना भर लग जाएगा। फसल उगाने और उन्हें बेचने के लिए आवाज लगाने में जमीन आसमान का अंतर है। ईसा के मैं अब थारी समस्या हल किए देता हूँ। ट्रैक्टर वाला माइक में आवाज रिकॉर्ड करके उसे चलाकर कहता है, आप देखना, थारे सारे प्याज की लूट मार होवेगी। बढ़िया गांठे ताजे प्याज, आ जाओ भाई जी बहन जी और ले जाओ एकदम सस्ते लाल चमकदार ताजे प्याज, देसी प्याज। ये देख गर्मियों का बेनजीर तोहफा, रस से लबालब भरा प्याज। आवाज को सुनते ही एक बड़ी भीड़ आकर्षित होकर प्याज से भरे ट्रैक्टर को घेर लेती है। अरे का भाव दिए प्याज? 100 के 4 किलो। हाय दैया, का बात करत हो, इतना सस्ता? फिर तो हम के अब ही 4 किलो प्याज तोल दो। अरे भाई, जरा मुझे भी 4 किलो प्याज देना। थोड़ी ही देर में प्याज से लदा ट्रैक्टर एकदम खाली हो जाता है और बेहतर कमाई उनके हाथ लगती है। इनका पूरा श्रेय प्याज उगाने वाली इन सास बहू को जाता है, जिनके दृढ़ साहस और जी तोड़ मेहनत के चलते हम गरीबी के दलदल से बाहर निकल पाए। पिताजी, इंसान का गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं, लेकिन गरीब मरना बड़ा अपराध होता है, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सासू माँ और मैंने अपने बुलंद हौसले पर भरोसा किया, जिसका अच्छा परिणाम आज हमारे सामने है। प्याज की कमाई को जोड़कर वो टूटी फूटी झोपड़ी से निकलकर बड़ा सा घर बनवाकर सैकड़ों खेत खलिहान के भी मालिक बन जाते हैं और प्याज की खेती को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे छोटे फैसले भी बड़े बदलाव के कारण ठहरते हैं।